सो नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखो क्या होता है कि सॉल्यूशंस की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट यूनिट्स पे डिपेंडेंट होती हैं, जो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपने कौन सा सॉल्यूट ले रखा है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला पॉइंट यही लिखना है, देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस which depends on number of solute units known as colligative properties. There are certain properties of solutions which depends on number of solute units known as colligative properties. ऐसी टोटल 4 colligative properties होती है: relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. Relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को केवल आइडियल सॉल्यूशंस के स्टडी करेंगे। तो इनिशियली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर स्टडीड फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, एंड फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि हम आइडियल सॉल्यूशन किसको कंसीडर करेंगे यहाँ पे, तो आइडियल सॉल्यूशन तब कंसीडर करेंगे जब सॉल्यूट हमारा कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो फॉर आइडियल सॉल्यूशन सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन वोलेटाइल का मतलब समझ गए, जिसका वेपर नहीं बनेगा, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिससे आयंस नहीं बनेंगे। तो सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड देयर शुड बी नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट यूनिट्स व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। मतलब अगर आपने किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा तो वहां पे कोई भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, और प्रैक्टिकल कंडीशन में जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं उनको आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है। सो प्रैक्टिकली डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर टेकन एज आइडियल सॉल्यूशन। ओके, so next point पे लिखो, when a non-volatile solute is added up, when a non-volatile solute is added up to a solvent, when a non-volatile solute is added to solvent, lowering of vapor pressure is observed. Lowering of vapor pressure of solution with respect to solvent is observed ये पॉइंट समझ में आया आपको? अगर आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में ऐड करा तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग ऑब्जर्व होती है। So if we assume vapor pressure of solvent as P naught, vapor pressure of solution as PS, तो P naught minus PS जो होगा that will be lowering of vapor pressure, और lowering चूंकि with respect to solvent हुई है तो initial value के respect में लिखा जाता है। तो P naught minus PS by P naught क्या हो जाएगा, relative lowering of vapor pressure। P naught is vapor pressure of solvent, PS is vapor pressure of solution, P naught minus PS is lowering of vapor pressure, and P naught minus PS by P naught is relative lowering of vapor pressure, जो हमारी colligative property है। So according to Raoult's law, जो relative lowering of vapor pressure होता है, that is actually equal to mole fraction of the solute। तो अब अगले पॉइंट में ये लिख लीजिए। So write down, according to Raoult's law, according to Raoult's law, the relative lowering of vapor pressure, the relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute। According to Raoult's law, relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute। अब इसी चीज को मैथमेटिकली लिखूं तो ये आ जाएगा P naught minus PS by P naught is equal to mole fraction of solute, and mole fraction we can write as moles of solute upon moles of solute plus moles of solvent। Mole fraction we can write as moles of solute upon moles of solute plus solvent। अच्छा, डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा,
और मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल कंडीशन में डाइल्यूट सॉल्यूशंस को आइडियल सॉल्यूशंस के लिए टैकल करते हैं. यू कैन राइट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस मोल्स ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होंगे. दिस विल बी द कंडीशन. तो हमारा फॉर्म बन जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू n by n. So this is the formula which we'll use for calculation of relative lowering of vapor pressure. Okay. तो अब देखो ये तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गई पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज स्मॉल एन बाई एन. अगर हम इसको कैलकुलेशन में रिड्यूस करना चाहें और अप्रॉक्सीमेशन भी इतना यूज ना करना चाहें, देयर इज वन मोर टेक्निक. जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन एन प्लस एन. इसको अगर रेसिप्रोकेट कर दिया जाए तो वी कैन राइट इट एज पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन प्लस एन बाई एन. अच्छा, स्मॉल एन और कैपिटल एन तो समझ रहे हो ना. स्मॉल एन जो है यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट है और कैपिटल एन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. अगर नहीं क्लियर है तो वो भी लिख लो. स्मॉल एन इज मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड कैपिटल एन इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. एक्चुअली स्टैंडर्ड नोटेशन होता है मोल फ्रैक्शन में, इसलिए डायरेक्टली वही अज्यूम किया जाता है. अगर आपको कंफ्यूजन है तो यू मे राइट. सो पी नॉट माइनस पी नॉट बाई पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो this becomes P naught upon P naught minus PS is equal to 1 plus capital N upon small n. और 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके अगर एलसीएम ले लें ये वैल्यू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन बन जाएगी. और फिर इसको एक और बार रेसिप्रोकेट कर दो तो नया फॉर्मूला बन जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन बाई एन. हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और इसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है. तो अगर आपको कभी एग्जैक्ट आंसर निकालना होगा तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, बट बी वेरी केयरफुल एट दिस पॉइंट दैट पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट P naught minus PS by PS is not a colligative property. Colligative property P naught minus PS by P naught होती है. तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अलग से नोट कर लो क्योंकि क्वेश्चन में कंफ्यूज करा सकते हैं. न्यूमेरिकली आपको सेम दिख रहा है बट दैट इज अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू. सो P naught minus PS is not a colligative property. क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है और रिलेटिव हमेशा इनिशियल के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है. सो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. दिस एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको याद रखना है. सॉल्विंग करते टाइम आप मैथमेटिकली पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है विच इज पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट. ओके. So write down question. How many grams of glucose must be added up to 100 gram of water so that vapor pressure of solution becomes 750 mm of mercury at 100 degree Celsius? अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले दिमाग में जो क्लिक करना चाहिए दैट इज कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है. So 100 डिग्री सेल्सियस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. और बॉइलिंग कंडीशन में आप जानते हो वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है. एट बॉइलिंग पॉइंट vapor pressure becomes equal to external pressure which is normally 180. तो यहाँ से आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर पता चल जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे. सो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर at 100 degree Celsius will be equal to 760 mm of mercury because this is 180. अब आपके पास P नॉट आ गया, PS आ गया, आपको अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिपोर्ट करना है.
we'll write the formula P naught minus PS by PS is equal to n by n. P naught की वैल्यू 760, PS की वैल्यू 750 डिवाइडेड बाई 750 इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अगर x अज्यूम कर लें तो मोल्स हो गए x बाई 180 और वाटर हमारा 100 ग्राम है तो उसके मोल्स हो गए 100 बाई 18 ऊपर 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा आके। यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 1 बाई 75, नॉट 1 बाई 75, इट विल बी 100 बाई 75। अगर सॉल्व करो उसको रिटर्न आएगा 1 बाई 75 1000 बाई 75। सर 13.3 ग्राम। ये वैल्यू बन जाएगी आपकी। 40 by 3 means 13.33 grams will be the answer. Okay. So relative lowering of vapor pressure मेजर करने के लिए हम लोग एक टेक्निक फॉलो करते हैं, दिस इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड वॉकर्स मेथड। उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप नीचे बना हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ एक मिनट में, पहले आप थोड़ा पॉइंट लिख लो। सो ओस्टवाल्ड वॉकर्स मेथड में लिखो, इट इज एन टेक्निक टू मेजर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इट इज अ टेक्निक used to measure relative lowering of vapor pressure. It is a technique used to measure relative lowering of vapor pressure. तो इसमें क्या करते हैं, देखो हम लोगों ने एक एंड से ड्राई एयर पास करी, वी आर पासिंग ड्राई एयर फ्रॉम वन एंड, और सबसे पहले हमने एक सेट ऑफ फ्लास्क लगाया जिसमें सॉल्यूशन फिल किया है। आप देखो पहले 3 फ्लास्क, एक वाटर टैंक लिया ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रखा जा सके। तो एक वाटर टैंक के अंदर हमने देखो 3 फ्लास्क पहले जो लगाए हैं उनमें सॉल्यूशन फिल है, और उसके बाद जो हमने 3 फ्लास्क लगाए उनमें सॉल्वेंट फिल्ड है, और फिर तीसरी सेट ऑफ असेंबली जो अप्लाई करी है उसमें कैल्शियम क्लोराइड अप्लाई किया है, जिसको हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। सो वेट कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब लिख सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे हम कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले सकते हैं। कॉमनली कैल्शियम क्लोराइड लिया जाता है तो वही लिखा हुआ है। सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब ऐसा सब्सटेंस जो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है। अब आप जानते हो कि एयर जब भी वाटर के ऊपर से क्रॉस करेगी तो क्या करेगी, उसके अंदर जितना भी वेपर प्रेशर है वाटर का या जो लिक्विड का उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो फर्स्ट क्लास से जब हमारा ड्राई एयर पास करी, तो ड्राई एयर पास होने के बाद जो सॉल्यूशन चैम्बर है उसके ऊपर वेपर प्रेशर कितना होगा, वेपर प्रेशर विल बी PS। ठीक है। तो जब सॉल्यूशन वाले चैम्बर से, तो पहले तो ड्राई एयर एंट्री हुई, वो अपने सॉल्यूशन चैम्बर्स में क्रॉस होती गई, तो सॉल्यूशन चैम्बर से उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, तो जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा उसका प्रेशर प्रोपोर्शनल टू PS बनेगा। फिर जो गैस बाहर निकली, जो वाटर वेपर बाहर निकली, उसके अंदर वाटर का पार्शियल प्रेशर PS हो जाएगा जब वो सॉल्वेंट चैम्बर में एंट्री कर रही है। फिर सॉल्वेंट चैम्बर में एंट्री करते 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 जब बाहर निकलेगी सॉल्वेंट चैम्बर से, तो सॉल्वेंट के अंदर वेपर प्रेशर कितना है, P0। और आप जानते हो कि P0 की वैल्यू PS से ज्यादा होती है क्योंकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विल बी मोर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर PS है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 है, तो वी ऑल नो दैट सर्टेनली वैल्यू ऑफ P0 विल बी मोर देन PS। तो जिस एयर के पास PS के बराबर का वेपर प्रेशर था या PS के बराबर का मॉइस्चर कंटेंट था, वो जब सॉल्वेंट चैम्बर में एंट्री करेगा जिसमें वाटर मॉइस्चर कंटेंट P0 है जो ज्यादा है पहले से, तो ये और मॉइस्चर कैरी कर लेगा, और जब ये इस फ्लास्क से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे जो वेपर पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर होगा वो कितना हो जाएगा, P0। और फाइनली ये जब कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब से पास होगा तो ये वाटर एब्जॉर्बिंग यूनिट्स हैं, तो जितना भी वाटर था वो फिर से एब्जॉर्ब होके फाइनली देखो एग्जिट पे ड्राई एयर फिर से मिल जाएगी। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो ड्राई एयर है उसने सॉल्यूशन चैम्बर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, सॉल्वेंट चैम्बर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, और डिहाइड्रेटिंग कॉलम में मॉइस्चर प्रोवाइड कर दिया फिर से। तो उससे क्या होगा कि सॉल्यूशन चैम्बर के वेट में लॉस ऑब्जर्व होगा,
सॉल्वेंट चैम्बर के मास में वेट मास सॉल्वेंट चैम्बर्स जो है उनके वेट में लॉस ऑब्जर्व होगा, और जो डिहाइड्रेटिंग कॉलम्स हैं उनके वेट में गेन ऑब्जर्व होगा. So we observe three phenomena over here. First thing we'll notice is loss in weight in solution chambers. So first point यहाँ पे जो हमारे notice में आएगा that will be loss in mass of solution chambers. क्यों लॉस हुआ? क्योंकि एयर ने मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया हुआ है, और मॉइस्चर जो एब्जॉर्ब किया उसका प्रेशर कितना बन रहा है? पीएस. तो ये जो लॉस होगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू पीएस, बिकॉज प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है, और मोल्स में मोलर मास मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा, तो ये सर्टेनली प्रोपोर्शनल टू पीएस आ जाएगा. दूसरा ऑब्जर्वेशन जो नोटिस में आएगा, पहले ड्राई एयर थी तो उसने पूरा मॉइस्चर अब्सॉर्ब करा पीएस के बराबर, बट अब जब सॉल्वेंट चैम्बर में जो एयर एंट्री कर रही है उसके पास ऑलरेडी कितनी मॉइस्चर है? पीएस के बराबर, और इस वजह से मैक्सिमम कितना निकाल सकता है? पी नॉट. तो उसके पास पीएस ऑलरेडी है, पी नॉट इस चैम्बर से जब बाहर लेके निकला तो इस चैम्बर से कितना कलेक्ट करा? पी नॉट माइनस पीएस. जब एयर पहले ड्राई एयर एंट्री करी थी सॉल्यूशन चैम्बर्स में तो पूरा मॉइस्चर अब्सॉर्ब करके बाहर निकले, तो पार्शियल प्रेशर अगर पीएस नोटिस करा तो सॉल्यूशन चैम्बर्स में जो वेट लॉस हुआ दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू पीएस. अब जो एयर जा रही है उसके पास ऑलरेडी पीएस के प्रोपोर्शनल मॉइस्चर कंटेंट है. सॉल्वेंट चैम्बर में जो मॉइस्चर कंटेंट निकल सकता है दैट कैन बी पी नॉट. तो जब बाहर निकल रहे हैं तो पी नॉट है, एंट्री कर रहे थे तो पीएस है, तो इस चैम्बर से कितना मॉइस्चर हमने अब्सॉर्ब किया? पी सर आपकी आवाज नॉट. लैग कर जाती है बीच बीच में से. तो ये चीज हो जाएगी लॉस इन मास ऑफ solvent chambers. Loss in mass of solvent chambers will be proportional to P naught minus PS. दूसरी बात हो गई. और अब जब ये मॉइस्चर डिहाइड्रेटिंग कॉलम में एंट्री करी तो तीसरा फैक्टर हुआ पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया, तो अब यहाँ जो गेन इन मास होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू पी नॉट. तो तीसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे गेन इन मास ऑफ डिहाइड्रेटिंग कॉलम या डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स dehydrating column, this will be proportional to P naught. अब हमें रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्व करने की दो तरीके पता है. तो अब जितनी इंफॉर्मेशन गिवन होगी अकॉर्डिंगली विल सॉल्व द क्वेश्चन. तो पहला केस फॉर्मूला है हमारे पास P नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n बाई n. या पहले चलो एग्जैक्ट वाली वैल्यू लिखते हैं. तो दिस इज P नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू स्मॉल n बाई कैपिटल N. या फिर दूसरा रास्ता होता है P नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू, या अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू, या एग्जैक्टली वाला भी लिखना है तो इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N. तो देखो अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंट के तीनों इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वेश्चन फ्रेम करने वाले ने अगर इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट करी, लेट्स से ये फर्स्ट टू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा. ये बात समझ आई? और अगर ये लास्ट वाली दो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो फिर क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना कंपलसरी हो जाएगा. तीनों इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो फिर आपकी चॉइस है, आप किसी से भी कर सकते हो. क्योंकि पहले दो इन्फॉर्मेशन जो है उनका रेशियो अगर हम लेंगे तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस से पहला वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. दूसरे वाले लास्ट वाली दो इन्फॉर्मेशन है तो उसमें पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट मतलब लास्ट टू का रेशियो लिख सकते हैं. तो स्मॉल n अपॉन n प्लस n से सॉल्व करके हम रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यूज करके मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, या कोई भी जो वेरिएबल हमारे पास होगा हम उसे सॉल्व करके यहाँ से निकाल सकते हैं. Now write down a question. Dry air is passed successively through the solution of 5 gram of a solute in 80 gram of water and then through pure solvent, that is water. The loss in weight of solution was 2.5 gram and that of pure solvent is 0.04 gram. What is the molecular weight of the solute? तो देखो अब हमारे पास कौन सी दो इन्फॉर्मेशन है? फर्स्ट टू. हमारे पास पहला इन्फॉर्मेशन है लॉस इन मास इन सॉल्यूशन चैम्बर एंड लॉस इन मास इन सॉल्वेंट चैम्बर. ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, हम इन्हीं दोनों से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, यानी फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. सो वी हैव लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन चैम्बर इज 2.5 ग्राम
एंड लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट चैम्बर इज 0.04 ग्राम। ये वैल्यू प्रोपोर्शनल टू पी एस होती है, ये वैल्यू प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी एस होती है। तो दोनों का रेशियो अप्लाई करेंगे तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन बाई एन अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो दिस इज 0.04 बाई 2.4 इज इक्वल टू 5 ग्राम ऑफ सल्यूट है, मॉलिक्यूलर मास उसका निकालना है, लेट से m1, और 80 ग्राम ऑफ वाटर है, उसका मॉलिक्यूलर मास 18। ये आपके मोल्स हो गए। यहाँ से सिंप्लीफाई करके आपको मोलर मास ऑफ सल्यूट निकाल लेना है विच इज m1। 70.31. तो मोलर मास ऑफ सल्यूट अगर कैलकुलेट करेंगे यहाँ से m1, ये 70.31 आ जाएगा। परफेक्ट। सो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू एन बाई एन से सॉल्व करोगे तो यहाँ से m1 की वैल्यू सॉल्व होकर 70.31 आ जाएगी। दैट इज योर आंसर। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, दिस इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। यू ऑल नो ह्यूमिडिटी का मतलब मॉइस्चर कंटेंट इन एयर होता है एट अ गिवन टेम्परेचर। सो राइट डाउन ह्यूमिडिटी इज मॉइस्चर कंटेंट इन एयर, इट इज moisture content, it is moisture content in air at a given temperature. It is moisture content in air at a given temperature. ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक टेक्निकल टर्म जिसको बोलते हैं परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। विल कैलकुलेट परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो मॉइस्चर देखो, जो एयर के अंदर मैक्सिमम मॉइस्चर कैरी हो सकता है वो इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हो सकता है। तो पहले पॉइंट पे यही लिखिए, maximum moisture that air can carry, maximum moisture that air can carry, maximum moisture that air can carry will be equal to, will be corresponding to its, corresponding to partial pressure of water in air, vapor pressure of water in air will be corresponding to, will be corresponding to vapor pressure of water, vapor pressure of water at that temperature. तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता जाएगा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होता जाएगा, तो मॉइस्चर कैरी करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी एज partial pressure of water in air at given temperature divided by vapor pressure of water in the air at the same temperature into 100। इसका मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि एनवायरनमेंट में 40% ह्यूमिडिटी है, तो उसका मतलब वाटर का जितना वेपर प्रेशर है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका 40% मॉइस्चर एयर के अंदर प्रेजेंट है। If I'll say there is 40% ह्यूमिडिटी, 40% ह्यूमिडिटी का मतलब हुआ कि एयर के अंदर जो मैक्सिमम मॉइस्चर कैरी हो सकता है वो कितना हो सकता है, वाटर का वेपर प्रेशर। तो वाटर के वेपर प्रेशर के बराबर का जितना पार्शियल प्रेशर है उसका 40% पार्शियल प्रेशर एयर के अंदर प्रेजेंट है। दिस मीन्स 40% ह्यूमिडिटी। तो अगर ह्यूमिडिटी हम कभी 100% लिख देंगे तो इसका सिंपल मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम जितना मॉइस्चर एयर कैरी कर सकती है वो कैरी कर रही है, एंड दैट विल बी अ सिचुएशन ऑफ रेन, क्योंकि उसके बाद एयर आगे अपना मॉइस्चर कैरी नहीं कर पाएंगे, इट स्टार्ट्स रेनिंग। इसलिए जितने भी सी सराउंडेड एरियाज हैं वहाँ पे रैंडमली इट स्टार्ट्स रेनिंग, बिकॉज एयर जो है वो ओशन के ऊपर से या वाटर बॉडी के ऊपर से मूव करके आ रही है, तो वो सैचुरेट हो जा रही है वाटर वेपर से, तो तुरंत कंडेंस हो जा रही है। तो वहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है और कितनी भी बारिश हो सकती है। ठीक है। So now write down a question. At 27 degrees Celsius, vapor pressure of water is 26.7 torr. Then find the amount of water per liter of air having 40% relative humidity. तो देखो, अगर हमारे पास 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फॉर्मूला लगाना, हाँ, तो उसमें देखो अगर हमारे पास 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर जो आएगा, तो यहाँ
यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर जो सॉल्व होके आएगा दैट कम्स आउट टू बी 26.7 टॉर है, तो भाई 760 कर लो, इतने एटमॉस्फेयर हो गया, और इसका 40% लेना है तो 0.4, इतने एटीएम तो वाटर का प्रेशर हो गया। इसके बाद सिंपली पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दो, मोल्स निकाल लो और मोल्स में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर दो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, या अगर चाहो तो क्वेश्चन में ऐड कर लो, एज्यूम आइडियल बिहेवियर ऑफ वाटर वेपर, चाहो तो क्वेश्चन में ऐड कर लो, अदरवाइज हमारे कोर्स में जब भी गैस की डीलिंग करते हैं तो उसे आइडियली डील करते हैं। एज्यूम आइडियल बिहेवियर ऑफ वाटर वेपर, अंडरस्टूड यार, बात लिख लो एक लाइन आगे वहाँ, एज्यूम आइडियल बिहेवियर ऑफ वाटर वेपर। सो 40% रिलेटिविटी आपने लगाई तो उससे आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर पता चल गया। ठीक है, बस इसके बाद सीधे पी वी इक्वल टू एनआरटी लगा देना है आपको। सो 26.7 बाई 760 इंटू 0.4 इंटू वॉल्यूम 1 लीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं, आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 300 केल्विन। यहाँ से सॉल्व करके आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो पहले, और बाद में 18 से मल्टीप्लाई करके मास निकाल लेना है। ठीक है, 40% ह्यूमिडिटी का मतलब 26.7 बाई 760 ये टॉर था, उसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करा, उसका 0.4 प्रेशर ले लिया, वाटर का प्रेशर मिल गया, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओ, मोल सॉल्व होके 5.7 इंटू 10⁻⁴ मोल आया, वाटर के मोलर मास 18 से मल्टीप्लाई करो, ग्राम्स में आंसर आ गया, सॉरी 102.3 इंटू 10⁻³ होगा, इसको सही से लिखते हैं, दिस इज 102.6 इंटू 10⁻³ आ रहा होगा, ये भी नहीं आ रहा होगा, इंटू पावर -4 आ रहा होगा, इतने ग्राम्स आएगा। उसको बाद में अगर हम मिलीग्राम्स में कन्वर्ट कर दें तो 0.01 मिलीग्राम के आसपास का मास आ जाएगा, नॉट इवन दिस 10.2 सॉरी, इसका मिलीग्राम में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो ये 10.26 मिलीग्राम हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है।